तो मैं एक दिन रोहतक आए हुए थे चौधरी देवीलाल जी, और मैं अकेला ही चौधरी देवीलाल जी से ऑफिस में मिल लिया। गर्मी के दिन थे तो दोपहर में आकर के और अंदर रेस्ट कर रहे थे, अकेले ही थे। अच्छा, तब इतनी भीड़ भाड़ बड़े प्रभावित हुए बातों से कि भाई ये अच्छा लड़का है, इसको बातें बतानी आती हैं, राजनीतिक लोगों को समझाना आता है। तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैंने कहा जी मैं बेरी आपका प्रोग्राम है। कहने लगे हाँ। मैंने कहा जी मैं आपको तोलना चाहता हूँ। चौधरी साहब बड़े प्रभावित हुए बातों से कि भाई ये अच्छा लड़का है, इसको बातें बतानी आती हैं, राजनीतिक लोगों को समझाना आता है। तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैंने कहा जी मैं बेरी आपका प्रोग्राम है। कहने लगे हाँ। मैंने कहा जी मैं आपको तोलना चाहता हूँ, चाय पी लेते। अच्छा, वो एक वो डायलॉग मारते हैं कि 7 फुट का धोती का लामण है। वो मतलब कितने साल से सुन रहे हो उस लामण को आप? कुछ लामण लूमण नहीं है, हमने तो कभी इसको मजबूत कैंडिडेट माना नहीं जी। और मजबूत कैंडिडेट ये था भी नहीं, है भी नहीं। एक बार तो आपने हराया था ना इनको? हाँ, एक बार हराया था। ये अब मजबूत इसलिए है, अब इसने अथाह पैसा कमा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी। डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी ने युवावस्था में राजनीति में कदम रखा। बेरी हलके से वो विधायक रहे हैं और आज हम उनके राजनीतिक जीवन पर, उनके अनुभव पर बातचीत करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, कैसा सफ़र रहा राजनीति का? राजनीति का सफ़र तो शुरू में तो बहुत ही अच्छा था जी। राजनीति जिन दिनों में हमने राजनीति में प्रवेश किया, उन दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का काफ़ी रुतबा था। और चौधरी देवीलाल जी ने जो 1982 में जी सरकार भजनलाल जी ने बनाई थी, जबकि मेजॉरिटी चौधरी देवीलाल जी के पास थी जी, तो उस टाइम जो हालात थे, उसके बाद 4-5 साल तक हालांकि सरकार बनाने में कामयाब तो भजनलाल जी हो गए थे, लेकिन उसके बाद प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने एक अपना सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था, न्याय युद्ध के नाम से जी। तो उस समय हम चौधरी देवीलाल जी के न्याय युद्ध से प्रभावित होकर के राजनीति के अंदर हमने प्रवेश किया था। और राजनीति में प्रवेश करने के इच्छा से तो नहीं किया था, हम तो वैसे ही चौधरी देवीलाल जी के समर्थक होते थे। अच्छा, उस समय आपकी कितनी उम्र होती थी और आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म तो जी गांव गोच्छी में हुआ था 1954 में। 54 में? हाँ जी जी। और उस समय ये बातें मैं 1987, 86, 85, 86 के आसपास की। क्या कर रहे थे आप उन दिनों? उन दिनों में सर्विस में था। अच्छा। और यहाँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे था जी। हाँ जी। तो जब न्याय युद्ध छेड़ा चौधरी देवीलाल ने जी, तो आप उनसे प्रभावित होकर आप उनके साथ लग गए। हाँ, कैसे मुलाकात कैसे हुई चौधरी देवीलाल से आपकी? चौधरी देवीलाल जी से तो मुलाकात पहले तो ये था कि जहाँ भी कहीं चौधरी देवीलाल जी आते जाते थे, हम उनके जलसे अटेंड करते थे। मतलब शौक में? हाँ, वैसे ही बस यूं देखने के लिए जाते थे भी क्या विचार प्रकट करते हैं, ये है वो है। और बड़ी पुरानी दिनों से सुनते आ रहे थे भी बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी है। तो और बातें भी वो ऐसे ही करते थे अपने बचपन से लेकर के, संघर्ष जब से उन्होंने छोटी आयु से ही संघर्ष शुरू कर दिया था और अपनी उन दिनों की बातें शुरू करके ही वो राजनीतिक भाषण देना शुरू करते थे। तो अच्छा लगता था। अच्छा। तो उनसे प्रभावित होकर के आहिस्ता आहिस्ता हमारा राजनीति के अंदर झुकाव बढ़ा था। तो आपको टिकट मिली 95 में?
मेरे को शुरू में टिकट मिली 87 में। 87 में कैसे आपको टिकट मांगी थी या कैसे टिकट मिली आपको? एक्चुअली तो बात क्या थी कि तब मैं राजनीति के अंदर बिल्कुल नया था, मेरे परिवार से भी कोई राजनीतिक आदमी नहीं था जी, और मेरा कोई राजनीतिक गुरु भी नहीं था। अच्छा, जिससे मेरे को कोई गाइडेंस मिल जाती, लेकिन मैं अपने आप ही, क्योंकि इनके जलसे वगैरह में जाता था तो इनकी तरफ मेरा झुकाव था जी। तो मैं एक दिन बेरी में प्रोग्राम हो गया चौधरी देवीलाल जी का, और ये बात है तब की जब चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी अलग अलग हुए, दोनों की पार्टी अलग हुई। उस समय बेरी हल्के से विधायक ओम प्रकाश बेरी थे। तो ओम प्रकाश बेरी ने अजीत सिंह का प्रोग्राम रख दिया और चौधरी देवीलाल का भी प्रोग्राम रखा गया। 26 तारीख का चौधरी देवीलाल जी का प्रोग्राम था और 29 तारीख का अजीत सिंह का प्रोग्राम। अच्छा, 3 दिन के बाद बेरी में ही ओम प्रकाश जी ने उनका प्रोग्राम रख दिया। हाँ। और दूसरे वाला प्रोग्राम आपने संभाल लिया उसको? वो पूरा मैंने तो नहीं संभाला था, वो संगठन में कोई और लोग थे, मैं संगठन में तब तक नहीं था। मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में सर्विस करता था। लेकिन क्या हुआ, मैं जो काफ़ी पार्टी के एक्टिविटीज़ में तो हिस्सा लेता था ही उस टाइम, थोड़ा थोड़ा लेने लग गया था। तो मैं एक दिन रोहतक आए हुए थे चौधरी देवीलाल जी, और मैं अकेला ही चौधरी देवीलाल जी से ऑफिस में मिल लिया। गर्मी के दिन थे तो दोपहर में आकर के और अंदर रेस्ट कर रहे थे, अकेले ही थे। अच्छा, तब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी नेताओं के साथ? ना, तब तक इतना जोर शोर से आंदोलन नहीं चला था, मतलब चलन नहीं था इतनी भीड़ का। इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। अब तो कोई हाँ जी, ऐसा छोटा नेता भी आ जाए उसके पीछे हाँ, भी 150 आदमी बैठ जाते हैं। और वो बगैर बताए हुए आए थे, वो मतलब किसी से इतला करके नहीं आए थे। अच्छा, आप उनसे मिले? हाँ, तो मेरे को अचानक वो क्या था, एक्चुअली उन दिनों में ये रण सिंह मान होते थे सेक्रेटरी पार्टी के। तो रण सिंह मान जी की मेरी जान पहचान थी, तो वैसे ही फ़ोन कर दिया उन्होंने, मेरे को बता दिया कि भी चौधरी साहब आए हुए। लैंडलाइन पे? हाँ, अच्छा। नहीं, लैंडलाइन पे ही। हाँ, चौधरी साहब आए हुए हैं। तो मैं गया जी। तो मैं अंदर जाके मिला, चौधरी साहब नमस्ते जी। हाँ भाई, मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम वीरेंद्र पाल है, मेरा गोची गांव है, हिसार यूनिवर्सिटी में मैं सर्विस करता हूँ, और मैं मगा जी आपका समर्थक हूँ। तो बातें करने लगा, तो मेरा बेरियल का पड़ता है जी। मैंने कहा तो बोले ठीक है। तो बातें करते करते फिर थोड़ी दिन में कहने लगा चौर साहब से, मैंने कहा जी आपका प्रोग्राम भी है बेरी हल्के में, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। चौर साहब ने पूछा क्या कर रहे हो? मैं बताया जी गांव में जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को समझाते हैं। और वो क्या कर रहा है ओम प्रकाश बेरी में? का वो भी जा रहा है जी गांवों में, लेकिन हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं, इंटरव्यू सा ले लिया, पूरा फीडबैक लिया आपका। हाँ। तो मतलब चौधरी साहब बड़े प्रभावित हुए बातों से कि भाई ये अच्छा लड़का है, इसको बातें बतानी आती हैं, राजनीतिक लोगों को समझाना आता है। तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैं कहा जी मैं बेरी आपका प्रोग्राम है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा जी मैं आपको तोलना चाहता हूँ, तो मैं आपको गांव में तोलूँ या बेरी तोलूँ? अच्छा, उस समय तोलना कम था? उस टाइम तो बहुत ही कम था। अच्छा, मतलब बहुत ही कम, बड़ी बात होती थी किसी को? काफ़ी बड़ी बात थी कि भाई तोल के बराबर पैसे दे रहे हैं, तो बहुत ही कम था उस टाइम। चौर साहब लेट रहे थे, तो बड़े वो एकदम खुश हुए। कहने लगा चौधरी देवीलाल जी जैसे कहते थे भाई गांव में नहीं, बेरी में तोलना, बड़े बड़े जलसे में तोलोगे, बड़ी लंबी चौड़ी हवा जाएगी। राजनीति तो हवा से चलती है। अच्छा। उनका ये कहना होता था कि राजनीति में जो है ना सबसे ज़्यादा हवा काम करती है।
आदमी की अच्छी रेपुटेशन हो, दूर दूर तक हवा जाए, तो आप बेरी तोलना। अच्छा। मैंने कहा जी मैं बेरी तोल दूंगा। मैंने कहा पर लेकिन जी मेरा गांव 2 किलोमीटर है बेरी से, और आप चाय मेरे घर पी लेना जी। फिर जलसे के बाद तो बुलाया, फिर अरे रण सिंह, बोला हाँ भाई, वो बेरी वाले फंक्शन में चाय किसके यहाँ रखी है? बोला जी अभी तक तो कहीं नहीं रखी है। कहने लगा इस लड़के के यहाँ रख देना। रण सिंह मान जी को कहा? हाँ। तो चाय पक्की होगी जी। तो मैंने किसी को बताया तो नहीं कि भाई मेरे घर चौधरी देवीलाल आएंगे, ये बात है वो है, लेकिन मैं अपने काम में जुटा रहा। तो काफ़ी लोगों को ले जाने के लिए भी लोगों को हमने जाके अनुरोध किया, लोगों को बुलाने के लिए मुनादी वगैरह भी की, और जलसा बढ़िया हुआ जी। तो उनका जलसा कैसा रहा अजीत जी वाला? उनसे हमारा बढ़िया था। अच्छा। हाँ जी। सेम डे? हाँ ना, सेम डे नहीं था, 3 दिन बाद था। लेकिन वो तो हालांकि वो विधायक था और हम बिल्कुल नए आदमी थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया रहा। तो इस तरह से उस जलसे में फिर मैंने चौधरी देवीलाल जी को तोल दिया, मैं स्टेज से बोला जी। और फिर मेरे घर चाय थी। तो ये सारी बातें देख के लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई ये लड़का तो टिकट ले आएगा। तो उसके बाद मेरे मन में भी थोड़ा बहुत यूँ आने लगा भी टिकट जब ये दूसरे ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता, मैं भी कोशिश कर लूँ तो क्या हर्ज है। जी सा कहने लगे। हाँ। तो इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ मेरा जी। अच्छा, तो जिस दिन आपको टिकट अनाउंस हुई 87 में पहली टिकट, तो क्या कर रहे थे आप उस समय? आपने दावेदारी जता दी थी अपनी टिकट असल की? में दावेदारी तो जता ही क्या दी थी, या रण सिंह मान जी ने मदद करी? नहीं, रण सिंह मान जी ने नहीं की, बिल्कुल नहीं, उनसे कोई मदद नहीं ली। उनकी तो ये पहली ही मदद थी उस दिन, जो वही बहुत थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैं क्या था, रोजाना जहाँ भी जाता तो मिलता रहता था, कभी कहीं मौका लगता था वहीं मिल लेता था। और चौधरी साहब मेरे को पहचानने भी लग गए थे और वो मेरे से प्रभावित भी हो गए थे मेरी बातों से। तो वो जहाँ भी होते ना तो पहले बुला लेते थे, इस लड़के को बुलाओ। तो इस तरह से फिर उनसे मिल कर के तो और अपनी बात बता के आता था। फ़ोन करके कहा? हाँ, तो हर बार चौर साहब कहते थे जब जैसे चुनाव नज़दीक आए तो कहा तुमने टिकट के लिए अप्लाई किया है? मैंने कहा ना जी मेरा तो चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। अरे टिकट के लिए तो अप्लाई कर दे। अच्छा। जब चौधरी देवीलाल जी कह के टिकट के लिए अप्लाई करवाते हैं तो फिर इससे बढ़िया मेरे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने कर दी अप्लाई? तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये कई बार ऐसे अवसर से मुझे मिले, मेरे को यूँ पक्का हो गया था कि टिकट मुझे मिलेगी। इसके साथ था आपका मुकाबला? उस टाइम पे तो चौधरी देवीलाल की लहर थी। 87 का चुनाव आपने लड़ा है? में वो 85। अच्छा। वो लड़ा नहीं मैंने उस टाइम। आपकी टिकट कट गई? उसकी फिर मेरे को उन्होंने टिकट भी दे दी थी। मैंने वो यहाँ बी फॉर्म जो है इसके रिटर्निंग ऑफिसर को भी जमा करा दिया था। अच्छा, जमा करा दी थी? हाँ। उसके बाद मैं तो अपने हल्के में घूमने चला गया, अपने लोगों से मिलने जुलने। और पीछे से डॉक्टर रघुवीर कादान ने कुछ, ये रणजीत सिंह और ये अपने वीरेंद्र सिंह होते थे जो नारनौंद हल्के से, वीरेंद्र नारनौंदिया जी। हाँ जी। उनकी मदद से फिर बाद में मेरी टिकट चेंज। मतलब आप हल्के में थे और आपकी टिकट कट गई? हाँ जी। मिली मैं सिंबल लेने आया जिस टाइम, तो उस टाइम ये इधर से वो फार्म लेके आए। उनको किसने टिकट मिली? किसको? रघुवीर कादान? रघुवीर कादान। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप चुपचाप घर बैठ गए? नहीं, मैं घर क्या बैठ गया, मैंने, हाँ मैं वैसे तो घर ही था। मायूसी हुई होगी? मायूसी बहुत ज़्यादा तो इसलिए नहीं थी कि मैं कोई नौकरी छोड़ दी थी उस समय? नौकरी नहीं छोड़ी थी? नौकरी नहीं छोड़ी थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो नौकरी नहीं छोड़ी थी, रघुवीर कादान ने छोड़ दी थी। अच्छा अच्छा। उसने पहले रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट था, यूँ मान के चल रहा था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो आपकी टिकट कटवाई किसने जी? मेन किसको मानते हो आप उस समय? बस ये दोनों ही हैं, रंजीत और ये वीरेंद्र सिंह। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो टिकट कट गई, आप घर बैठ गए। हाँ जी। फिर चौधरी देवीलाल से जब मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? चौधरी देवीलाल ने मिले तो फिर कुछ नहीं कहा। जैसे मैं
आपको बताऊं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं था उस समय भी। चौधरी देवीलाल के पास जिस टाइम मैं गया ना हरियाणा भवन में, तो उन्होंने मेरे को अपना, और भाई क्या हाल है? मैंने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ, आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, आज मुख्यमंत्री के रूप में आपको देख रहे हैं, इससे खुशी की बात तो कोई हो नहीं सकती। तो बस वो टिकट विकेट का तो जिक्र नहीं किया। फिर और बोलो कोई क्या बात, कैसे आए थे? तो मैंने कोई चेयरमैन ये वगैरह तो इस किस्म की तो कोई चीज़ मांगी नहीं। तो बस मैं बैठ कर थोड़ी बहुत इस तरह की बातें ही करके उल्टा आ गया। हाँ, राजी खुशी की और वापस आ गया। तो मैं मांगता तो मुझे लगता था कि चौधरी देवीलाल जी उस समय मुझे चेयरमैन भी बना देते। चेयरमैन नहीं तो वो कहते थे कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा था जी कि आप ये चेयरमैन नहीं तो आप यूं बांट रहे हो। हाँ जी। बोला मेरी सरकार में मैं नहीं बांटूं तो कौन बांटेगा। उन्होंने अपने परिवार में बहुत सारी चेयरमैन दी थी। बोले आप अपने परिवार के लोगों को बोला और के बंसीलाल के परिवार को दूंगा। चौधरी साहब तो बहुत कम पॉजिटिव आदमी थे, अपने पास बहुत कम रखना चाहते थे, लोगों को ज़्यादा देने में विश्वास। अच्छा, फिर 87 के बाद दोबारा कब टिकट मिली आपको? फिर 91 में फिर मिली मेरे को। 87 के बाद फिर 91 में चुनाव हुए। अच्छा, तो वो टिकट किसने दी आपको? वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने। ओम प्रकाश चौटाला जी। तो आपकी जो नजदीक उस समय तो चौटाला परिवार में जो विभाजन था, हाँ जी, चौधरी देवीलाल की सरकार में रणजीत जी एक अलग गुट थे, ओम प्रकाश जी तो उस टाइम तो मतलब इनेलो की कमांड जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हक में हो चुकी थी। और रण सिंह मान जी को तो भारी कर दिया था। हाँ, वो सारी टिकटें उस टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही 91 की। हाँ जी। तो 91 को उन्होंने ऐसा क्या, उनके साथ कैसी ट्यूनिंग बनी आपकी? तो मैंने फिर, क्योंकि इधर तो ये रघुवीर सिंह था और ये रंजीत के साथ, रविंदर सिंह के साथ इसकी अच्छी सेटिंग थी। तो रंजीत के, अच्छा, उनके एंटी गुट को देनी थी। रंजीत के पास जाने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी काम किया, फिर हमने, फिर तो राजनीतिक हो गए हम थोड़े थोड़े, और काम में जुट गए पूरी, मतलब दिन रात एक कर दिया हमने। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नोटिस में भी आया, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से खुश होकर टिकट दी थी, मांगी नहीं थी। मांगी नहीं आपने? हाँ जी। तो आप जीत गए चुनाव? नहीं जीता उस टाइम। 91 में हार गए? 91 में मैं हार गया। कितने वोटों से आ रहे हैं? आ रहा था मैं 4000 वोटों। 4000 से, बिल्कुल नज़दीक लग गया। हाँ जी। कौन जीते? ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश बेरी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर 96 में चुनाव हुए। तो 96 में मुझे फिर टिकट मिली। 96 में मैं 4100 वोटों से मैं जीता था। आप जीत गए थे, मतलब विधायक बनने का सपना आपका पूरा हुआ जी। तो चौटाला साहब तो एक देवीलाल जी थे, चौटाला साहब थे, दोनों के काम करने के तरीके बहुत अलग थे, व्यवहार भी बहुत अलग थे। हाँ जी। तो कैसे मतलब सेट आई, या फिर आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ राजनीति में कि कहाँ फंस गए यार? क्योंकि अब तो आप चूंकि किसी पार्टी में सक्रिय नहीं हो। नहीं, चौधरी देवीलाल में और चौटाला साहब में फ़र्क तो बहुत था। व्यवहार में तो काफ़ी फ़र्क था। चौधरी देवीलाल जी कार्यकर्ता को ज़्यादा धमकाते नहीं थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कार्यकर्ता को कई बार धमका भी देते थे। अच्छा। लेकिन कार्यकर्ता के प्रति उनका व्यवहार भी कमोबेश ठीक ही रहता था। अच्छा। 96 के बाद फिर दोबारा कभी टिकट मिली आपको? 96 के बाद 2000 में फिर मिली थी जी। अच्छा, 2000 में फिर इनेलो को ही टिकट? इनेलो को ही टिकट पे। तो उस टाइम में फिर थोड़ी सी वोटों से रह गया। तब कौन जीता? तब रघुवीर सिंह जी। तो तब से रघुवीर जी चले आ रहे हैं? उसके बाद रघुवीर सिंह चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्या रहा कि आप उस दौरान, वो एक बार आए फिर नहीं आए, उसके बाद फिर आपने टिकट ली ही नहीं, मिली नहीं? हाँ जी। हैं, उसके बाद तो एक तरीके से राजनीति से आप धीरे धीरे हाँ, बस वो ऐसा ही था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसी और पार्टी में भी गए उनको छोड़ के आप कभी? ना, मैं तब तक मैं कहीं नहीं गया। मतलब कोई पार्टी नहीं बदली है आपने? अच्छा।
मैंने पार्टी बदली 2005-6 के बाद, 5-6 में बदली। अच्छा, फिर शायद। कौन सी पार्टी में आ गए? तो शुरू में तो मैं भाजपा में आया था। अच्छा। हाँ, तो अभिमन्यु जी से बात करके इन भाजपा में आए थे। फिर अच्छा, फिर भाजपा से फिर कांग्रेस में भी आए आप? हाँ, फिर कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस में फिर माहौल देखा कि रघुवीर से कब्जा ही है वो, तो बाहर जाना मुझे लगा कि हुड्डा साहब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल था कि रघुवीर जहाँ चाहे वहाँ तो चाय पी लेते। अच्छा, वो एक वो डायलॉग मारते हैं कि 7 फुट का धोती का लामण है। वो मतलब कितने साल से सुन रहे हो उस लामण को आप? कुछ लामण लूमण नहीं है, हमने तो कभी इसको मजबूत कैंडिडेट माना नहीं जी। और मजबूत कैंडिडेट ये था भी नहीं, है भी नहीं। एक बार तो आपने हराया था ना इनको? हाँ, एक बार हराया था। ये अब मजबूत इसलिए है, अब इसने अथाह पैसा कमा लिया और पैसे के माध्यम से वो हल्के में पहले ही अंदाज़ा लगा लेता है। ये अगर इस आदमी के साथ मुकाबला हुआ तो वहाँ इस आदमी को खड़ा कर देंगे। कुछ जो राजनीतिक एम्बिशंस के लोग होते हैं उनको अपने पास से पैसे दे के खड़ा कर देता है ताकि वहाँ वोटों का डिवीजन हो जाए। और कुछ हुड्डा साहब का, दीपेंद्र का प्रभाव है, तो इसलिए इसका सूत बैठ जाए है। तो बाकी अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ, आप 1987 से राजनीति देख रहे हो जी। तब चौधरी देवीलाल जी के पास जो लोग आते थे किस तरह के काम लेके आते थे? कि जी क्या काम लेके, आम पब्लिक क्या काम लेके मिलती थी नेताओं से? पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक नेताओं के पास काम के लिए जाती नहीं थी। अच्छा। थोड़ी जाती थी। काम तो जैसे आजकल की जो स्थिति आई हुई है ना, आजकल की तो ऐसी स्थिति है कि रोज़ाना आपको राजनीतिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में। अच्छा। उस टाइम ऐसा माहौल नहीं था कि भी रोज़ाना आपको कोई परेशानियाँ आती रहती हों। उस टाइम कम ज़रूरत पड़ा करती, ना तो किसी को बदले की भावना से ज़्यादा परेशान करके यूं भी किसी का ट्रांसफ़र कर दिया और कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बातें उस टाइम कम होती थी जो आज के ज़माने में होती हैं। चुगलियाँ तो अब तो ज़्यादा होती हैं पॉलिटिक्स में, एक दूसरे की टांग खिंचाई। चुगलियाँ अब ज़्यादा होती हैं, उस टाइम कम होती थी। तो आप जब विधायक थे, हाँ जी, तो लोग आपसे क्या काम, आप चौटाला साहब से क्या काम करवा पाए? कोई याद है जिसको आप अपनी उपलब्धि के तौर पे याद कर सको? बस उपलब्धि के तौर पे क्या, हम तो अपोजिशन में थे जी। तो चौटाला साहब के पास भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए क्या था। और आखिर के 5-6 महीने पार्टी में सत्ता में आई थी, जो बंसीलाल की सरकार तोड़ के जब हाँ जी, हाँ, लोग आए। तो उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं दोबारा अपने चुनाव लड़ने के हिसाब से अपना वो कर रहे थे। उस टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा कामों की तरफ ध्यान ना दे करके और अपनी मैं पढ़ रहा था उसमें जिसमें उनका शासन था। हाँ जी, और वो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लेके आए थे जी जी, तो वो हर पंचायत में ना बड़े उखड़ के बोलते थे। हाँ जी। क्या आप नहीं मानते हो कि उस समय उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर रहे थे वो? हाँ, वो तो बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन वो उन्होंने उस 5-6 महीने के दौरान नहीं किया। वो तो फिर आगे जो अगले 5 साल अगले 5 साल जब आए तो उस टाइम किया। लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से आ रहे, उससे लोगों में गलत प्रभाव पड़ा। ये तो इसका बिल्कुल आप सही कहते हो। अच्छा, तो उस समय जो सत्ता थी, वो सत्ता जी जैसे चौटाला साहब रन करते थे पूरी सरकार को जी, अजय सिंह जी थे, अभय सिंह जी थे जी, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आ गया जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मनचाही तरीके से सत्ता चलाई जी। तो क्या आप मानते हो अब जैसे मनोहर जी का शासन आ रहा है जी, ये खट्टर साहब का जो शासन है, हुड्डा का शासन है और चौटाला का शासन है, क्या लगभग बराबर हैं? कोई अंतर आया है इनमें, कल्चर में, काम करने की चीज़ों में कोई फ़र्क है या एक जैसे ही हैं सारे के सारे? इनमें एक तो फ़र्क ये है जो बीच में हुड्डा का राज रहा ना जी,
हुड्डा के राज में प्रदेश के अंदर काम ज़्यादा हुए। हालांकि ये हम तो रोहतक के रहने वाले हैं, वो तो फोकस था रोहतक सोनीपत झज्जर। रोहतक सोनीपत झज्जर तो हुड्डा साहब का फोकस भी था, लेकिन वैसे भी पूरे हरियाणा में भी उस टाइम काम जो हैं वो और दूसरे शासनों के मुकाबले में ज़्यादा हुए। अच्छा, तो उस समय आपके पास भी आते थे लोग कि नौकरी लगवा दो, ये कुछ इस तरह के काम करवा पाए आप? हाँ, थोड़े बहुत। वो भी सीएम को बोलना पड़ता होगा आपको? हाँ जी। कौन उस समय मुख्यमंत्री? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही होते थे। तो वो कर देते थे? हाँ, कुछ कर देते थे, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ कर देते थे। अच्छा। हाँ जी। तो अब जैसे राजनीति से अब एक तरीके से आप सन्यासी ले लिया है या फिर इच्छा है दोबारा मैदानी जंग में उतरने की? राजनीति कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, तो क्या कर रहे हो ये रिटायरमेंट, राजनीति से रिटायरमेंट के बाद? राजनीति से रिटायरमेंट के बाद अपने घर ही रहता हूँ ज़्यादा तो, और थोड़ा बहुत अपनी खेती को देख लेते हैं। एक छोटा सा स्कूल खोल रखा है कानौर गांव में। अच्छा।